एक गांव में सतीश अपने परिवार के साथ रहता था। सतीश के परिवार में उसकी बेटी रानी और उसकी पत्नी मनीषा थी। सतीश बहुत ज्यादा अमीर था और हमेशा गरीबों पर अत्याचार करता रहता था, जिस वजह से उससे गरीब बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। सतीश अपने अमीरी के घमंड में इतना ज्यादा चूर हो गया था कि एक दिन उसने एक इच्छाधारी नागिन की बेटी को भी मार दिया। जब ये बात उसकी पत्नी को पता लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, पर सतीश के समझाने पर वो उस बात को भूल गई और सामान्य जीवन गुजारने लगी। एक दिन की बात है, मनीषा सो रही होती है, तभी उसके सपने में वही इच्छाधारी नागिन आती है, जिसे देखकर मनीषा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने पति सतीश को अपने सपने के बारे में बताते हुए उनसे कहती है, सुनिए, आज मैंने उस इच्छाधारी नागिन को अपने सपने में देखा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर इतने सालों के बाद वो मेरे सपने में क्यों आई? अरे तुमने किसी और सांप को देखा होगा। वो नागिन कहाँ से आ गई? वो तो कब का चली गई थी। वैसे भी उसकी बच्ची को तो हमने मार ही डाला था, और यदि वो आ भी गई तो उसे भी मैं मार डालूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इच्छाधारी नागिन बहुत खतरनाक होती है और मैंने सुना है कि इच्छाधारी नागिन अपना बदला लेती है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और वैसे हमारी रानी कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ पर है? अरे रानी तो अपने दोस्तों के साथ खेलने गई है, तो उसकी चिंता मत करो। हमारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। और रही बात इच्छाधारी नागिन की, तो उसे तो तुम भूल जाओ। यदि वो मुझे मिल गई तो मैं उसका अच्छे तरीके से कचूमर बना दूंगा। और ये कहकर सतीश वहाँ से चला जाता है। सतीश के जाने के बाद मनीषा अपने आप से कहती है, ये पैसों के घमंड में बहुत ज्यादा अंधे हो गई हैं। इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि इच्छाधारी नागिन कितनी शक्तिशाली होती है। यदि उसने हमारी बेटी को चोट पहुंचाई तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इच्छाधारी नागिन हमारे जीवन में कभी भी वापस लौट के ना आए। और ये कहकर मनीषा मंदिर चली जाती है। मनीषा को इच्छाधारी नागिन से बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि इच्छाधारी नागिन जब अपनी बच्ची के मृत शरीर को लेकर गई थी तो उसने उन दोनों से कहा था कि वो वापस जरूर लौटेगी और इस बार वो अपना बदला जरूर लेगी। और इसी बात से मनीषा बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी कथा सुनी थी जिनमें इच्छाधारी नागिन अपना बदला लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन की बात है, रानी बाहर खेल रही होती है, तभी उसे वहाँ पर एक सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर रानी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भागकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर आकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, आज मैंने एक बहुत बड़ा सांप देखा। वो हमारे घर के बाहर था। ऐसा लग रहा था माँ जैसे वो सांप मुझसे कुछ कह रहा हो। अच्छा, ऐसी बात है? कहाँ था वो सांप? तुझे कहीं खाया तो नहीं? नहीं माँ, मैं वहाँ से भागकर सीधा घर पर आ गई, पर यदि मैं घर पर नहीं आती तो वो मुझे जरूर काट लेता। वो बहुत ही बड़ा सांप था, पता नहीं हमारे घर के सामने कहाँ से आ गया। ये सुनकर मनीषा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे इच्छाधारी नागिन की याद आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, कहीं ये सांप वही इच्छाधारी नागिन तो नहीं थी? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। और फिर वो अपनी बेटी से कहती है, चल कोई बात नहीं बेटी, पर आगे से तो बाहर जब भी जाना तो देख कर ही जाना, क्योंकि ये गांव है और यहाँ पर सांप निकलते ही रहते हैं। ठीक है माँ, आप परेशान ना हो, मैं आगे से देखकर ही खेलूंगी। और ये कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। रानी के जाने के बाद मनीषा अपने आप से कहती है, हे भोलेनाथ, कहीं वो नागिन वापस तो नहीं आ गई है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यदि मैं इनसे इस बारे में बात करूँगी तो ये हंसी में टाल देंगे। अब मैं क्या करूँ? और ये कहकर वो काफी देर इच्छाधारी नागिन के बारे में सोचती रहती है। तभी वहाँ पर सतीश आ जाता है और सतीश मनीषा को परेशान देखकर उससे कहता है, क्या हुआ मनीषा, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ आपको, आज रानी ने एक सांप देखा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो इच्छाधारी नागिन तो नहीं थी। पर आपको क्या मतलब, आप तो हर बात को हंसी में ले जाते हैं। पर यदि मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूँगी। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं देखता हूँ, मैं अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। और ये कहकर सतीश अपनी पत्नी मनीषा को समझा देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन मनीषा मंदिर से लौट रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो औरत मनीषा से कहती है,
तुमने मुझे पहचाना मनीषा? मैं कौन हूँ? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुम कौन हो? तभी वो औरत इच्छाधारी नागिन में बदल जाती है और मनीषा से कहती है अब तो पहचान लिया होगा मनीषा तुमने। मैं वही इच्छाधारी नागिन हूँ जिसकी बच्चे को तुम लोगों ने मारा था। मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए आई हूँ। मुझे पता है तुम्हारी भी एक बेटी है और अब देखो मैं तुम्हारी बेटी तुमसे किस तरह छीनती हूँ। वैभवी को देखकर मनीषा बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे जिस चीज का डर था वही हुआ और वो वैभवी से कहती है नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। वो सब तो मेरे पति की गलती थी, तो तुम उसके लिए मेरी बेटी को कैसे सजा दे सकती हो? तुम मेरी बेटी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगी। क्यों? जब तुम्हारे पति ने मेरी बेटी के साथ बुरा किया था तब क्यों तुमने उसे रोका नहीं? यदि तुम उसे रोक देती तो शायद आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। तुम्हें पता नहीं है, इच्छाधारी नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती है। वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर अपना बदला लेती है और मैं अपना बदला इसी जन्म में लेकर रहूंगी, जिससे मेरी बेटी को शांति मिल जाएगी। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम लोगों ने उसे बेरहमी से मार डाला? हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारी बेटी है। हम तो उसे सामान्य सांप समझ रहे थे और अपनी सुरक्षा के लिए ही हमने उसे मार डाला। इसमें भला हमने क्या बुरा किया? हर कोई अपनी सुरक्षा चाहता है। हाँ, मुझे पता है कि हर कोई अपनी सुरक्षा चाहता है, पर इसके लिए तुम लोग किसी को भी मार डालोगे ऐसा तो नहीं है। तुम उसे वहाँ से भगा देते, पर तुमने उसे वहाँ से भगाया नहीं, बल्कि तुमने तो उसे मार ही डाला। तुमने मेरी संतान छीनी है, अब मैं भी तुम्हारी संतान छीनूंगी और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। देखो मैं 7 दिनों में कैसे तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाती हूँ। और ये कहकर वैभवी वहाँ से गायब हो जाती है। वैभवी के जाने के बाद मनीषा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर वहाँ से भागकर अपने घर पर आ जाती है और घर पर आकर वो अपनी बेटी रानी को अपने गले से लगा लेती है। और तभी सतीश मनीषा से कहता है क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तुम तो ऐसी डरी हुई हो जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो। मैंने किसी भूत को नहीं देखा है, बल्कि उससे इच्छाधारी नागिन को देखा। वो इच्छाधारी नागिन मुझे मंदिर में मिली और वो कह रही थी कि अगले 7 दिनों में वो हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी। ये तुम क्या कह रही हो? इच्छाधारी नागिन वापस आ गई है? हाँ, वो वापस आ गई है और अब वो हमारी बेटी को हमसे छीन लेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कुछ करिए ना। ये सुनकर सतीश भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो उम्मीद ही नहीं थी इच्छाधारी नागिन वापस आ जाएगी। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और आखिरकार 7वां दिन आ ही जाता है और वैभवी उन लोगों के घर पर आती है और उन लोगों से कहती है मैंने तुम लोगों से कहा था ना, मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगी, तो मैं आ गई। अब देखो मैं तुम्हारी बच्ची को तुमसे छीन कर ले जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम हमारी बच्ची को नहीं छीन सकती हो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुम हमें माफ कर दो। नहीं, तुमने मेरी बेटी को मारा है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं भी तुम्हारी बेटी को मारूंगी। और ये कहकर वैभवी रानी को डस लेती है, जिससे रानी की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और वो दोनों लोग अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वैभवी से भीख मांगने लगते हैं। काफी देर तक वैभवी के सामने गिड़गिड़ाने पर वैभवी की ममता जाग उठती है और वो उन दोनों से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा कर देती हूँ, पर आगे से कभी भी तुम किसी बच्चे को मत मारना, क्योंकि एक बच्चे के मरने का दुख तुम लोगों को पता लग ही गया होगा। हाँ, हमें पता लग गया है कि जब कोई बच्चा किसी से दूर होता है तो उसे कैसा लगता है। आगे से हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और ये कहकर वैभवी रानी को फिर से जिंदा कर देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। रानी को जिंदा देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग भोलेनाथ का धन्यवाद करते हैं और अब वो बहुत ही खुश थे। बहुत समय पहले की बात है, नागलोक में एक अमृता नाम की नागिन रहती थी। अमृता दिखने में बहुत खूबसूरत थी, मानो कोई अप्सरा हो। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसका दिल बहुत ही साफ और अच्छा था। नागलोक में रहने वाला हर नाग अमृता नागिन पर फिदा रहता था। यहाँ तक कि नागलोक का सबसे शक्तिशाली और जहरीला नाग आदर्श भी अमृता नागिन पर फिदा था। लेकिन अमृता नागिन को एक साधारण से नाग प्रिंस से प्यार हो गया। प्रिंस एक बहुत साधारण नाग था। उसके अंदर बिल्कुल जहर नहीं था। उसके अंदर इंसानी रूप में आने के अलावा और कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन अमृता नागिन तो उस पर फिदा थी। उसके प्रेम में पड़कर
अमृता नागिन एक दिन प्रिंस से बोलती है, प्रिंस रुको, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आपको मुझसे बात करनी है? क्यों, मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कहिए आपको क्या कहना है। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। माफ कीजिए अमृता नागिन, आपके सौंदर्य पर पूरा नागलोक फिदा है और मेरे अंदर कोई शक्तियाँ भी नहीं है। आपको मुझसे बहुत अच्छा नाग मिल सकता है, इसलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रिंस वहाँ से चला जाता है और इधर अमृता उदास हो जाती है। उसको प्रिंस की बातों का सही मतलब समझ ही नहीं आता। वो सोच में पड़ जाती है कि उसमें क्या कमी है कि प्रिंस ने उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बहुत सोचने के बाद अमृता नागिन अपनी सहेली जानवी नागिन के पास जाती है और कहती है, जानवी, ये बताओ मेरे अंदर क्या कमी है? क्या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मेरी नाक टेढ़ी है? ये सब तुम्हें किसने कहा? अरे तुम्हें पता भी है, तुम्हारे जैसे खूबसूरत नागिन बनने के लिए नागलोक के नागिन वर्षों तपस्या करती है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे जैसी नहीं बन पाती। अगर ऐसा है तो ये बताओ कि नाग प्रिंस ने मेरा प्रेम प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? अच्छा, ये बात है। अगर ऐसा है तो हो सकता है नाग प्रिंस को तुम्हारे आशिकी पर विश्वास ना हो। आशिकी मतलब क्या होता है? प्रेम के सबसे जुनूनी और उच्चतम स्तर को आशिकी कहते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होता है। अगर ऐसा है तो मैं भी प्रिंस को अपनी आशिकी दिखाकर रहूंगी, उसे ये एहसास दिलाकर रहूंगी कि मेरा प्रेम झूठा नहीं है। इतना कहकर अमृता नागिन वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह नाग प्रिंस के खिड़की के बाहर बैठकर घोर तपस्या करने लगती है। इस बात की सूचना जब प्रिंस को मिलती है तो वो तुरंत अमृता नागिन के पास आता है और कहता है, अमृता, आप ये सब क्या कर रही हैं? आप मेरी खिड़की के बाहर बैठकर तपस्या क्यों कर रही हैं? सारा नागलोक मुझे दुश्मन की भांति देख रहा है। प्रिंस, मुझे किसी ने कहा है कि प्रेम पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है और मुझे तपस्या तुम्हारी खिड़की के आगे बैठकर ही करनी होगी। हे भगवान, आप ये सब क्या कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप भगवान के लिए यहाँ से चली जाइए। मुझे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर ऐसा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि ये एक नागिन का प्यार है। ये नागिन अपने प्यार को अपना बनाकर ही सांस लेगी, समझे आप? अब आप कृपया कर मेरे कार्य में बाधा मत डालिए। प्रिंस के प्यार में नागिन अमृता प्यार की सारी हदें पार कर रही थी। वो हमेशा उसके आसपास ही घूमती रहती थी, यहाँ तक कि उसने अपने हाथों पर बबूल के कांटे से प्रिंस का नाम भी लिख लिया था। वो रोजाना सुबह उठकर भोलेनाथ के आगे तांडव करके खुद को कष्ट पहुँचाती थी। वर्षों की तपस्या और मेहनत के बाद एक दिन प्रिंस ने अपने प्रेम का इजहार कर ही दिया। वो अमृता नागिन के समक्ष आया और उसने कहा, अमृता, आपने ये साबित कर दिया कि आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता और आपका प्यार बिल्कुल पवित्र है, इसलिए मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। प्रिंस के इतना कहने के बाद अमृता कुछ कहती, इससे पहले ही वहाँ नागलोक का सबसे शक्तिशाली नाग आदर्श आ गया और उसने अपना खतरनाक जहर नाग प्रिंस पर उगल दिया। उसके ऐसा करते ही प्रिंस की मृत्यु हो गई। ये देखकर अमृता नागिन के क्रोध की ज्वाला का कोई अंत नहीं था। उसने नागलोक के सभी नाग नागिनों के सामने आदर्श को तड़पा तड़पा कर मारने लगी और उसकी अंतिम सांस खत्म होने से पहले अमृता ने उससे प्रिंस को मारने की वजह पूछी। आज बरसों बाद मुझे मेरी प्रेम तपस्या का फल मिलने वाला था, लेकिन तुमने मेरे प्रेमी को मार दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे तुम प्रिंस से करती हो, वैसे ही मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्रोध से भरी अमृता अपना अंतिम वार करके आदर्श को मृत्युलोक पहुंचा देती है। अब अमृता मायूस हो चुकी थी, उसके पास कोई चारा नहीं था। तभी जानवी उसके पास आती है और कहती है, देखो अमृता, इस तरह मायूस होने से कोई फायदा नहीं है। तुम किसी और नाग से विवाह करके अपना घर बसा लो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। अब चाहे मेरे प्यार को पुनर्जन्म ही क्यों न लेना पड़े, भोलेनाथ को मेरी ये प्रार्थना कबूल करनी ही होगी। उसके बाद अमृता नागिन खुद तपस्या करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद प्रिंस का पुनर्जन्म एक इंसानी रूप में होता है। जब तक प्रिंस 24 साल का नहीं हो जाता, तब तक अमृता नागिन तपस्या करती रहती है।
प्रिंस के 24 साल पूरे होने पर अमृता नागिन पृथ्वीलोक पर आती है। प्रिंस का इस जन्म का नाम सौरभ था। सौरभ हमेशा की तरह कॉलेज जा रहा था। तभी अमृता उसके सामने आ जाती है और कहती है, प्रिंस, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मेरी तपस्या ने तुम्हें दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर ही दिया। ओ हेलो मैडम, कौन है आप और अचानक से यहाँ कैसे टपक गई? मैं तुम्हारा प्यार हूँ प्रिंस, और ये तुम्हारा नया जन्म है। अच्छा जी, मैं मरकर दोबारा पैदा हो गया और 24 साल का भी हो गया, लेकिन तुम अभी भी जवान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम, तुम ना पागल हो गई हो। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। हम नाग नागिनों की उम्र कई हजार वर्षों की होती है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। रुको, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। अमृता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको उसके पिछले जन्म का सब कुछ याद करवाने के बाद बोलती है, अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना, तो उस समय जो कार्य अधूरा रह गया था उसे पूरा करो। मुझसे विवाह करना है तुम्हें। देखो अमृता, मैं मानता हूँ मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन वो मेरा पिछला जन्म था। तुम्हारा प्यार उस समय के हिसाब से ठीक था, तपस्या या तांडव करना, लेकिन इंसानों के जैसे प्यार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए सॉरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इतना बोलकर सौरभ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अमृता नागिन उदास होकर वापस जानवी के पास जाती है और बोलती है, जानवी, उसने मुझे फिर से नकार दिया। मैंने इतने वर्षों से उसकी प्रतीक्षा करी, फिर भी उसने मुझे अस्वीकार ही किया। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था अमृता, तुम उसका पीछा छोड़ दो। अरे, तुम्हारे जैसे नागिन के पास नागों की कमी थोड़ी है। नहीं, मेरा प्रेम हार नहीं सकता। मैं उसे इंसानी रूप में भी अपना बना कर दिखाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि इंसान अपना प्यार जाहिर करने के लिए क्या करते हैं। जानवी अमृता को इंसानों के प्रेम जाहिर करने का तरीका बताती है, जिसके बाद अमृता इंसानी रूप लेकर एक बार फिर से अपने प्यार को पाने की जंग शुरू करती है। जिसके बाद एक सुबह जब सौरभ कॉलेज जा रहा होता है तो सब उसे एकटक देखते रहते हैं, जिस पर वो खुद से ही बोलता है, अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? तभी थोड़ा आगे जाने के बाद सौरभ की नजर दीवारों पर लगे पोस्टर पर जाती है, जिस पर लिखा था, सौरभ आई लव यू। ये सब देखकर सौरभ कहता है, इस नागिन का प्यार तो सच में कमाल है। मुझे लगा मेरी रिजेक्शन के बाद वो मेरा पीछा छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तो लेडी कबीर सिंह बनी हुई है। उसके बाद मुस्कुराते हुए सौरभ कॉलेज के अंदर जाता है, जहां उसकी कुछ लड़की फ्रेंड्स गले मिलने आती है। तभी अमृता उनके आगे आकर कहती है, सौरभ से ज्यादा दूरी बनाकर रखो, समझी? क्योंकि उसको छूने वाली हर लड़की का मैं वो हाल करूंगी जो वो कभी सोच भी नहीं पाएगी। अमृता की ये बात सुनकर सभी लड़कियां सौरभ से दूर हो जाती है। इस बात पर सौरभ बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कान लेकर क्लास में चला जाता है। शाम को जब वो घर वापस आता है तो उसकी माँ सुशीला उससे बोलती है, तुझे पता है बेटा, आज मार्केट में मुझे एक बहुत अच्छी लड़की मिली। तुझे पता है, चोर मेरा गले का चैन लेकर भाग रहा था, लेकिन उस अकेली लड़की ने ही मेरी चेन को बचा लिया। तुम मिलना चाहोगे उससे? घर में ही है वो। कह रही थी कि आंटी, मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी, आप मुझे मेरी माँ जैसी लगती हो। माँ, तुमसे प्यार से कोई दो बात कर लेता है तो तुम उसे घर में क्यों ले आती हो? अरे एक बार उससे मिल तो सही। अमृता, जरा बाहर आना। सुशीला के बुलाने पर अमृता बाहर आती है, जिसे देखकर सौरभ के होश उड़ जाते हैं। तभी सुशीला बोलती है, कहा था ना मैंने, पहली नजर में ही तेरे होश उड़ जाएंगे। बेटा, ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तू बता, तेरे इस बारे में क्या कहना है? सुशीला की बात सुनकर सौरभ मुस्कुराने लगता है। तेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब सौरभ भी अमृता से शादी के लिए तैयार था। सुशीला बिना ज्यादा वक्त गवाए सौरभ और अमृता की शादी करवा देती है। इतनी मशक्कत के बाद फाइनली नागिन को उसका प्यार मिल ही जाता है। अब वो अपने प्यार के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।